मोअज़्ज़ज़ सामईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुजारिश है कि अपने इस चैनल अनोखी और ख़ौफनाक कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेशे खिदमत है एक अजीबो गरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा। पुरअसरार बच्चा। बे औलाद जोलिया को बूढ़ी नेगरू औरत ने एक टोटका बताया था। पुरअसरार बच्चे को रोशनी से वहशत होती थी। पुरअसरार बच्चा जिसकी खुराक इंसानी गोश्त और खून था। पूरे शहर से मर्द, औरतें और बच्चे गायब होने लगे। लॉर्ड माइकल एक मुंझे हुए शिकारी थे। पूरे शहर में लॉर्ड माइकल को तलाश किया जा रहा था। एक घर में 3 लाशें मौजूद थीं जिन पर चील, कौवे और गिद्ध मुंडला रहे थे। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हसीनो जमील जोलिया की शादी का पहला साल हंसी खुशी गुजर गया। दूसरा साल आया तो सास ससुर और पड़ोसियों की तेज़ निगाहें उसके जिस्म में तीर की तरह पेवस्त होने लगीं। तीसरे साल उसे कई तरह के खिताबात से नवाजा गया, जिसमें कलमोही और कोख जली जैसे खिताबात ने कबूल आम का दर्जा हासिल कर लिया। चौथे साल खुद उसके शोहर रॉबर्ट ने उसे अपने दिल की ये बात बता दी कि वो अपने लिए दूसरी शरीके ज़िंदगी का इंतखाब करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। इस 4 बरस के अरसा में जोलिया ने अपनी दानिस्त में बड़े से बड़े मालज और बदनाम से बदनाम तर अताई तक के दरवाज़ों की खाक छानी। नजूमियों और सियानों को मुँह मांगे दाम दिए। पादरियों और जादूगरों, काहनों और आमलों की जेबें गर्म की, लेकिन उसकी कश्ते मुराद हरी ना हुई। फिर ऐन इस ज़माना में जब उसके शोहर की दूसरी जगह बात पक्की हो रही थी और बज़ाते खुद जोलिया हर तरफ से मायूसो नामराद होकर सकूत के साथ कनीज़ों की ज़िंदगी गुजारने के ख्याल से खौफज़दा होकर ख़ुदकुशी करने का इरादा कर चुकी थी। जोलिया की मुलाकात एक 80 या 90 साला नेग्रो औरत से हुई, जो ग़ल्बन जोलिया को एक तेज़ टोटका बताने के लिए ज़िंदा थी, क्योंकि जोलिया को टोटका बताने के चंद दिनों बाद ही वो मर गई थी और जोलिया को इस टोटके के ज़मन में अपने तौर पर इज्तिहाद करना पड़ा था। नेग्रो बुढ़िया ने जोलिया को जो टोटका बताया था वो कुछ इस किस्म का था कि शेर की चर्बी हासिल की जाए और इस चर्बी को आधे या पाव चावल की मिकदार में दोनों मियाँ बीवी अपने खाने में मिलाकर इस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक गोद हरी होने के वाज़े आसार ना महसूस होने लगें। फिर शोहर को उसका इस्तेमाल मौकूफ़ करवाकर पाव चावल या निसफ़ चावल की मिकदार में जोलिया ख़ुद इस्तेमाल करती रहे। विलादत के फ़ौरन बाद जोलिया भी चर्बी का इस्तेमाल बंद कर दे और नौमलूद को पाव चावल के आधे हिस्से की मिकदार में उस वक़्त तक इस्तेमाल करवाई जाए जब तक उसके ऊपर के या नीचे के या ऊपर नीचे के 2 या 4 दांत ना निकल आएँ। जोलिया के शोहर रॉबर्ट के दोस्तों में लॉर्ड माइकल एक माने हुए शिकारी थे, जो हर दूसरे तीसरे महीना एक शेर मार लाते थे। जोलिया ने उनसे शेर की चर्बी की ज़रूरत का इजहार किया तो उन्होंने पौंडों के हिसाब से उसका इंतज़ाम कर दिया। चर्बी मौसूल होते ही जोलिया ने टोटके के मुताबिक दोनों वक़्त के खाने में चर्बी शामिल करना शुरू कर दी। अभी एक ही महीना गुज़रा होगा कि जोलिया के गालों की जर्दी गुलाब जैसी सुर्खी में तब्दील होने लगी। आसपास के लोग और दीगर अजीज़ो अकारब पिछली बातें फरामोश करके नए सिरे से मोहब्बत जताने लगे और उठते बैठते चलते फिरते उसे मशवरा दिया जाने लगा कि कोई ऊंचा नीचा कदम ना पड़ने पाए और वो कोई भारी चीज़ ना रखे और ना ही उठाए। लॉर्ड माइकल अपने दोस्त यानी जोलिया के शोहर रॉबर्ट से मिलने के लिए अपनी जागीर से आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका दोस्त, जो पिछले 1.5-2 साल से मुस्कुराना तक भूल चुका था, अब बात बात पर फलक शगाफ कह कहे लगा रहा था। 1 साल बाद जब जोलिया अपने माँ बाप से मिलने मैके पहुंची तो उसकी गोद में 1.5-2 माह का नन्हा हुमक रहा था।
खुद जोलिया का हर कदम ज़मीन की बजाय आसमान पर पड़ता हुआ मालूम होता था। होंठों पर नगमे फूट रहे थे। बात करती तो जल तरंग बज उठता, हंसती तो फूल बिखरते। और जोलिया मुसर्रत तो इन बसात के उस आलम में उस नेगरू औरत को अभी तक नहीं भूल सकी थी जिसके नुस्खा ने उसकी गोद हरी की थी। क्योंकि अगर इसके लिए सुबह शाम डेज़ी को शेर की चर्बी लाजमी खिलाना था तो दूसरी तरफ इतवार के गिरजाघर में जाकर बूढ़ी बी की रूह के लिए मुकद्दस बाप से दुआ करना भी नागज़ीर था। डेज़ी भी खूब था, दुनिया जहान के बच्चों से मुख्तलिफ। बच्चे रोशनी देखकर खुश होते हैं, लेकिन डेज़ी चिराग जलते ही रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेता, और जब तक घुप अंधेरा ना कर दिया जाता या डेज़ी को तारीक कमरा में ना ले जाया जाता, उस वक़्त तक उसे चैन ही ना आता। अंधेरे में उसकी बड़ी बड़ी गोल आँखें खूब चमकतीं, और जोलिया के सिवा सभी को उन आँखों की चमक से एक अनजानी सी दहशत महसूस होती। डेज़ी ने चलना शुरू किया तो खिलौनों के ढेर लगा दिए गए, लेकिन उसे खिलौने एक आँख ना भाते थे। अलबत्ता परिंदों और कीड़े मकोड़ों को देखकर खिल उठता। पड़ोस में मिस्टर अल्फ्रेड का शिकारी कुत्ता डेज़ी को देखते ही दम बखुद हो जाता, जैसे उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई हो। फिर जब तक डेज़ी उसकी नज़रों के सामने रहता, वो दुम दबाए थोड़े थोड़े वक्फा के बाद अपने हलक से गूं गूं की आवाज़ इस तरह निकालता जैसे कोई उसका गला घूंट रहा हो। जोलिया कुत्ते की ये हालत देखकर कह उठती, डेज़ी के जिस्म में किसी की रूह मालूम होती है। घर में डेज़ी की सबसे बड़ी रफ़ीक बिल्ली थी। दोनों के वक़्त का ज़्यादा हिस्सा एक दूसरे के साथ खेलते गुज़रता। खेल का वो हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प होता था जब बिल्ली और डेज़ी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठ जाते और पलक झपकाए बगैर घंटों एक दूसरे को देखते रहते। डेज़ी की निगाह एक लम्हा को उचटती तो बिल्ली उछलकर भरपूर हमला करती, लेकिन करीब आकर इस तरह रुक जाती गोया कह रही हो, जाओ मिस्टर, माफ़ किया, तुम भी क्या याद करोगे। डेज़ी टुकर टुकर हैरत से उसकी तरफ देखता, फिर जल्दी जल्दी आंखें झपकता और गोल गोल दीदे मटकाता हुआ घुटनों के बल चलता हुआ अपनी मम्मी की गोद में आकर बैठ जाता, और उसके चेहरे मोहरे से ऐसा लगता जैसे पशेमानी और शर्मिंदगी को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मासूम अदा जोलिया को बहुत भाती और पै दर पे उसके फूले फूले गालों पर प्यार करके उसके रखसार गुलनार कर देती। पता नहीं जोलिया ने डेज़ी को शेर की चर्बी खिलानी कब बंद की, 4 दांत निकलने के बाद या 6 दांत फूटने के बाद। अलबत्ता जब डेज़ी ने अपनी ज़ुबान से सबसे पहला लफ्ज़ आंटी कहा, उस वक़्त तक उसको चर्बी खिलाना मौकूफ़ कर चुकी थी। डेज़ी के मुंह से पहला लफ्ज़ अदा होते ही घर में ऐसी खुशियां मनाई गईं जैसे क्रिसमस की रात आ गई हो। मिठाइयाँ तकसीम की गईं, अजीज़ों को डिनर पर बुलाया गया, मोहताजों और गरीबों को खाना कपड़ा दिया गया, और शायद शाम को चरागां भी किया जाता। लेकिन चूंकि डेज़ी को रोशनी से वहशत होती थी, इसलिए इस प्रोग्राम को अमली जामा ना पहनाया जा सका। फिर कई दिन तक मम्मी और डैडी ने डेज़ी से आंटी लफ्ज़ कहलवाया, और दोनों इस लफ्ज़ की अदायगी पर बार बार दीवाना वार निछावर होने लगे। साथ ही साथ जोलिया ने यह ख़ास बात नोट की कि जब बिल्ली सामने होती है तो डेज़ी लहक लहक कर आंटी आंटी का विद खूब करता है, लेकिन जैसे ही बिल्ली नज़रों से ओझल होती वैसे ही उसकी ज़बान पर ताले पड़ जाते। 4 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते डेज़ी की ज़बान कैंची की तरह चलने लगी। अब वो खड़ा होने और चलने भी लगा था, लेकिन रोशनी के मुकाबले में अंधेरे की मोहब्बत उसके दिल में पहले जैसी ही थी। चुनाचे चिराग जलते ही जोलिया उसे घर के आखिरी सिरे के तारीक कमरे में ले जाती और रात भर अपने सीने से चिमटाए हुए पड़ी रहती। भला 4 साल का बच्चा सीने से चिपट कर लेटता है
लेकिन डेज़ी कुछ अजीब सा बच्चा था और जोलिया कभी कभी इस तारीकी से खौफ भी खाती। ख़ास तौर पर इस वक्त तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता जब डेज़ी घुराते हुए उसके सीने को अपने दोनों हाथों और पाँव से कुरेदता। उसे ऐसा महसूस होता कि रात की तारीकी उसके वजूद को निगल लेगी। लेकिन डेज़ी की मोहब्बत में अंधेरे कमरा से बाहर ना निकलती। वो थपक थपक कर लोरी गाना शुरू कर देती और डेज़ी चाहे सोता हो या नहीं, जोलिया अलबत्ता अपनी ही लोरी और अपने ही तरन्नुम से मस्त होकर गहरी नींद सो जाया करती। एक रात 2:30 का वक़्त होगा कि जोलिया की आंख खुल गई। हाथ बढ़ाकर डेज़ी को थपकना चाहा तो वो बिस्तर से गायब था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और शोहर को आवाज़ देना ही चाहती थी कि उसे कमरे के एक कोने में डेज़ी की गोल गोल चमकदार आंखें नजर आईं। उसके देखते ही देखते डेज़ी उछला और धप से उसके गिरने की आवाज़ आई। जोलिया का कलेजा धक से हो गया। गिरती पड़ती डेज़ी के पास भागी और जल्दी से उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आई। फिर देर तक उसे अपने धड़कते हुए दिल से चिपटाए हुए उसकी पीठ को थपकती रही और उसे उसी तरह अपने सीने से लगाए और थपकियां देते हुए दोबारा सोने के लिए लेट गई। जोलिया ने अभी आंख बंद ही की थी कि दोबारा उसी तरह उछलकर बैठ गई, गोया किसी बिच्छू ने डंग मार दिया हो। डेज़ी के हाथ में कोई कुल बुलाती हुई चीज़ थी और वो उसे कच कच करके इस तरह चुबा रहा था जैसे मिस्री की डली खा रहा हो। जोलिया ने जल्दी से सरहाने रखी हुई टार्च टटोली और उसकी रोशनी में एक ऐसा मंजर देखा कि बेहोश होते होते बची। डेज़ी की मुट्ठी में एक मोटा सा चूहा दबा हुआ था जिसका सर वो चुबा चुका था, जिसके बायस उसकी दोनों बाछें खून और गोश्त से भरी हुई थीं। उसने एक तरफ तो उसकी मुट्ठी से आधा खाया हुआ चूहा निकाल कर फेंका और दूसरी तरफ चटखारे लेते हुए डेज़ी के मुंह पर घोंसों की बारिश कर दी ताकि उसमें दबा हुआ चूहे का हिस्सा बाहर निकाल सके। लेकिन डेज़ी के मुंह में जो कुछ था वो कब का उसके पेट में पहुंच चुका था। डेज़ी घोंसे खाता हुआ जोलिया की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करता रहा। जोलिया को पहली बार ये महसूस हुआ कि नन्ही सी जान में कैसी भरपूर कुव्वत है। अपनी पूरी कुव्वत लगा देने के बावजूद वो डेज़ी को काबू में रखने से बिल्कुल कासर रही और डेज़ी गिरफ्त से आज़ाद होते ही पलंग से उछला और बंदर की तरह चूहे की जगह चारों हाथ पैरों के बल जाकर गिरा। ऐन उसी वक़्त घर की बिल्ली ने एक छलांग लगाई और चूहे को मुंह में दबाकर भाग गई। डेज़ी उसके पीछे लपका और उसके पीछे हाँफती कांपती और लरसती हुई जोलिया। बिल्ली तो दौड़कर सेहन के दरख्त पर चढ़ गई। अलबत्ता डेज़ी देर तक दरख्त के नीचे खड़ा घुराता रहा। जोलिया की हिम्मत ही नहीं हुई कि डेज़ी के करीब जा सके। काफ़ी देर के बाद वो दबे दबे कदमों उसके पास गई। पहले हिचकाते हुए डेज़ी के कंधों पर हाथ रखा। जब उसने कोई मुज़ाहमत ना की तो उसे गोद में लेकर कमरा में वापस आ गई। बाकी रात इस कमरा में डेज़ी की गुर्राहट और जोलिया की दबी दबी सिसकियां गूंजती रहीं और उसके शोहर को पता ना चला कि कमरा में कैसी क़यामत गुजर गई है। अगले रोज़ जोलिया शाम तक खोई खोई बैठी रही। समझ में नहीं आता था कि इस वाक़या से अपने शोहर को कैसे आगाह करे। बल आखिर इस नतीजा पर पहुंची कि खामोश रहना बेहतर है। होठों निकली कोठों चढ़ी। सब इसी को इल्ज़ाम देंगे कि उसने डेज़ी की खूब परवरिश की। हो सकता है कि लोग डेज़ी से नफ़रत करने लगें। हो सकता है नफ़रत का शिकार होकर डेज़ी की बेहुदा हरकत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। अगर उसे पहले से इल्म होता कि शेर की चर्बी ये रंग लाएगी तो शायद वो उसे हरगिज़ ना इस्तेमाल करती, या फिर पहले खुराक की मिकदार अच्छी तरह समझ लेती। नेग्रू बुढ़िया को भी इसी वक्त मरना था। अब इसे कुछ कुछ याद आ रहा था कि मिकदार कुछ और थी।
शायद उसमें गीदड़ की चर्बी भी शामिल करना थी, या शायद गधी का दूध मिलाना था, या शायद कुछ और करना था। लेकिन अब पछताना बेकार था। अब तो चिड़ियाँ खेत चुग चुकी थीं। अब तो इसे ये सोचना और तय करना था कि नन्हे को इस हरकत से बाज रखने के लिए कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए। रात को कमरा में बंद होकर एक बड़ा ताला डाल देती ताकि डेज़ी बाहर ना निकलने पाए। इसके अलावा भी रातों को चौंक चौंक कर उठ जाती और डेज़ी की हरकत व सकनात का फ़वक्तन जायज़ा लेती रहती। इस तरह तकरीबन पूरा साल गुज़र गया। इस दौरान में महज एक वाक़या ये हुआ कि रोशनदान से एक चमगादड़ उड़ती हुई कमरा में दाखिल हो गई और कमरा के चक्कर लगाने लगी। डेज़ी आंखें गाड़े हुए उसे देखता रहा और लेटे ही लेटे घुराता रहा। डेज़ी की छठी सालगिरह पर जोलिया सुबह से शाम तक कोहलू के बैल की तरह काम में जुटी रही। रात को डेज़ी के साथ अपने तारीक कमरा में जाकर ऐसी मदहोश हुई कि हस्बे मामूल ताला लगाना भूल गई। सुबह सूरज निकलने पर आंख खुली तो उसे अपनी गलती का पता चला। जल्दी से उठकर डेज़ी पर नज़र डाली। वो अपने खटोले पर बेखबर सो रहा था और उसके मासूम से चेहरा पर एक अजीब सी शगुफ्तगी छाई हुई थी। जोलिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। करीब जाकर प्यार से थपथपाया और मोहब्बत भरी नज़र से उसे देखती हुई बाहर जाने के लिए घूमी। घूमते घूमते उसकी नज़र डेज़ी की बाईं टांग पर पड़ी। उसकी निकर खून में लथपथ हो रही थी। कपकपा कर उसने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। फिर कांपते हुए हाथों से उसने डेज़ी के जिस्म की चादर उतार कर फर्श पर डाल दी और उसके जिस्म के हर हिस्सा में किसी बड़े ज़ख़म को तलाश करने लगी। ज़ख़म तो कोई नज़र ना आया, अलबत्ता डेज़ी की आस्तीन और पहुँचे ऊपर तक खून आलूद थे और बाजू, सीने और गर्दन पर खरोंचों के ऐसे निशानात थे जैसे किसी दरिंदा ने उसके जिस्म को अपने पंजों से खूब नोचा हो। बेअख्तियार तौर पर उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। डेज़ी जो उस दौरान अच्छी तरह जाग चुका था हैरत से ये कहने लगा, मम्मी तुम रो रही हो? ये क्या हुआ मेरे लाल? जोलिया ने उसके जिस्म के निशानात और खून आलूद कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कुत्ता है ना अल्फ्रेड अंकल का? हाँ हाँ, क्या किया उसने? जोलिया ने जल्दी से पूछा। मेरे लाल को काट लिया? नहीं मम्मी, डेज़ी मासूम हंसते हुए बोला। उसने नहीं, मैंने खुद उसे काट लिया। नहीं सच मम्मी, मैंने उसके गले में काट लिया। फिर उसका खून बहने लगा और ये देखो, ये मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। जोलिया टुकटकी बांधे डेज़ी का चेहरा देखती रही। फिर क्या हुआ? फिर वो ज़मीन पर लेट गया, यकदम बिल्कुल सो गया। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें नींद आ रही है, हम भी सोएंगे। फिर घर आकर मैं भी सो गया। तुमने कुत्ते का गोश्त तो नहीं खाया? नहीं मम्मी, मेरा पेट तो पहले ही भर गया था। भला इतना सारा ढेरों खून कब तक पीता? जोलिया की आंखें गुस्से से बाहर निकल पड़ीं। तूने खून पिया है कुत्ते का? मैं क्यों पीने लगा? डेज़ी बिल्कुल मुकर गया। मैंने तो बस ज़रा सा चख कर देखा था। जोलिया का सर चकराने लगा। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। फिर बहुत ही धीमे लहजे में रुक रुक कर डेज़ी को समझाने लगी। देखो बेटा, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात। हमें फल, मेवे, दालें, तरकारियाँ और पके हुए खाने ही खाने चाहिए। हमें पानी और दूध पीना चाहिए। और गोश्त? जोलिया जिस चीज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी, डेज़ी ने उसी के बारे में उससे दरियाफ्त कर लिया। हाँ, गोश्त भी, मगर इंसान कभी भी कच्चा गोश्त नहीं खाते, हमेशा पका कर खाते हैं।
इसी तरह कोई इंसान खून भी नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? डेज़ी को अपनी माँ की बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। मैं पी सकता हूँ, तुम पी सकती हो, जिसका दिल चाहे पी सकता है। नहीं बेटा, कोई नहीं पी सकता, ना तुम ना मैं। हम इंसान हैं ना, खून पिएंगे तो गुनाह होगा। खून तो गंदे गंदे हैवान पीते हैं, ये काम इंसानों का थोड़ी है। डेज़ी ने एक गहरी सी सर्द आह भरी और बड़ी हैरत के साथ बोला, हम इंसान क्यों हैं मम्मी? जोलिया को एक बार फिर शुरू से आखिर तक इंसान और हैवान का फ़र्क बताना पड़ा। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद डेज़ी को किसी हद तक ये समझाने में कामयाब हो गई कि इंसान सबसे अच्छे होते हैं। इंसान होने पर खुश होना चाहिए, ना कि रंज किया जाए। अब बताओ डेज़ी, एक तवील तकरीर के बाद जोलिया ने पूछा, इंसान होने के नाते तुम कौन कौन सी चीज़ खा सकते हो? बिल्ली का गोश्त, डेज़ी ने फिलबदी जवाब दिया। फिर जोलिया के चेहरे पर करबो इस्तराब का निशान देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, कच्चा नहीं पक्का। हम इंसान हैं, सबसे अच्छे हैं, इसलिए हमेशा बिल्ली का गोश्त पका कर खाना चाहिए। कुत्ते वाली हरकत के बाद बात जोलिया के दायरा अख्तियार से तजावज़ कर चुकी थी। शोहर को एतमाद में लिए बग़ैर कोई चारा ना था। चुनाचे सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद उसने डेज़ी के सिलसिला में बात का आगाज़ किया। उससे पहले कि वो कुछ कुत्ते वगैरह के बारे में बताती, उसके शोहर ने उसे एक अजीब बात बताई। कल दोपहर चंद लम्हों के लिए लॉर्ड माइकल आए थे, वही साहब जिन्होंने हमारे लिए शेर की चर्बी का इंतज़ाम किया था। शिकार के इतने माहिर हैं कि हवा को सूंघ कर बता देते हैं कि कौन सा जानवर कितने फासले पर है। मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुमने कोई शेर पाल लिया है? क्या जवाब दिया तुमने? जोलिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या जवाब देता? सिर्फ ये कह दिया कि जंगलों में घूम घूम कर उनके दिमाग पर शेर की बू सवार हो गई है। इस पर वो ज़िद करने लगे और हंसते हुए मुझे मशवरा दिया कि दरिंदे पर कभी एतबार ना करना, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे ठिकाने लगा दो, वरना बाद में पछताओगे। जोलिया को ऐसा महसूस हुआ गोया चंद ही लम्हों में उसका कलेजा फट पड़ेगा। ये अपना डेज़ी है ना? रॉबर्ट ने बड़ी सरगोशी के अंदाज में कहा। एक हफ्ता पहले मेरे कमरे से एक छिपकली पकड़कर खा रहा था और परसों ही उसने एक खरगोश को दबोच लिया और मेरे देखते ही देखते उसके नरखरे पर अपने दांत गाड़कर उसका ताज़ा खून पी गया। दोनों बार जब मैंने मुदाखलत की तो मेरी तरफ देखकर ऐसे घुराया कि जैसे शायद वो शेर की तशबीह देना चाहता था, मगर इसी दौरान जोड़िया के सब्र ज़ब्त का पैमाना छलक उठा। वो शोहर के सीना पर सर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। फिर लंबी लंबी हिचकियों के दरमियान उसने बताया कि गुज़िश्ता रात मिस्टर अल्बर्ट का कुत्ता भी डेज़ी का नवाला बन गया। मियाँ बीवी देर तक सरगोशियों में एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे को तसल्ली और दिलासा देते रहे और डेज़ी की दरिंदगी दूर करने की तरकीबें सोचते रहे। जोलिया ने डेज़ी की देखभाल के लिए जो एहतियाती तदाबीर अपनाई थीं, इसके शोहर ने उन्हें सराहा और ख़ुद भी डेज़ी की देखभाल पर पूरी तवज्जो मबज़ूल करने का वादा किया। और जब जोलिया उसके पास से उठने लगी तो उसके शोहर ने लॉर्ड माइकल की मुतवक्के आमद के बारे में बताया कि 1-2 माह में वो अपनी मौजूदा शिकारी मुहिम से वापस आकर एक दिन हमारे यहाँ रहेंगे। उनके खाने का ख़ास ख्याल रखना और साथ ही साथ डेज़ी को भी अपनी नज़रों से दूर ना होने देना। मैं नहीं चाहता कि लॉर्ड माइकल इसे देखें। उनकी नाक खुदा की पनाह। आदम बू चलाने वाले दास्तानों द्यो की तरह लॉर्ड माइकल भी शेर की बू सूंघते हुए आए।
उन्होंने ना अपनी मुहिम के बारे में बातें की और ना पुरतकल्लफ खानों की तारीफ़ की। बार बार शेर का मौजू छेड़ देते और रॉबर्ट से कहते, यार तुमने घर में ज़रूर कोई शेर पाल रखा है। रॉबर्ट इनकार करता तो उसे डराते, देखो दरिंदे की दोस्ती रंग लाती है, मेरे तजर्बों से सबक लो, ऐसे शौक़ में ना पड़ो। एक बार भी उसके मुंह को किसी इंसान का खून लग गया तो तुम सब लोगों को चुन चुन कर खा जाएगा। दोपहर को विस्की की चुस्की लेते हुए उन्होंने यकायक विस्की का गिलास एक तरफ लड़खाया और अपनी राइफ़ल की तरफ लपके। राइफ़ल संभाल कर तेज़ी से घर के अंदर दरदराते हुए घुस गए। राइफ़ल संभाल कर तेज़ी से घर के अंदर दनदनाते हुए घुस गए। रॉबर्ट ने दौड़कर उनसे पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको क्या हो गया है? जवाब में लॉर्ड माइकल हाँफते हुए बोले, मैं कहता हूँ आप इसे मार डालिए, ख़त्म कर दीजिए। आपने अपने घर में बला पा रखी है। ये आपके लिए और सारे शहर के लिए एक दिन ख़तरा बन जाएगा। रॉबर्ट उन्हें जैसे तैसे कमरे में वापस ले आया। खुदा के वास्ते रहम कीजिए, उसने तकरीबन हाथ जोड़ते हुए कहा, आप जैसी चाहें मुझसे कसम ले लें, मेरे घर में शेर वेर कुछ नहीं है। लेकिन मेरी नाक, आपकी नाक भी सच्ची है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सारी बात बता दूंगा। हमने एक टोटके पर अमल किया था, उसी की सज़ा भुगत रहे हैं। खुदा नागारत करे उस नेग्रो बुढ़िया को। उफ़ मेरे खुदा। फिर घर के अंदर जाकर उसने जोलिया को बहुत फटकारा। बच्चे को बाहर आने से नहीं रोक सकती? अगर लॉर्ड माइकल ने गोली चला दी होती, अगर डेज़ी मर जाता तो क्या होता? रात को शहर भर के शिकारी जमा हो गए, लॉर्ड माइकल के किस्सों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। ये महफ़िल तकरीबन रात 2 बजे तक जारी रही। विस्की के दौर चलते रहे। भुना हुआ गोश्त खाने का सिलसिला जारी रहा। बलाखिर ये महफ़िल ख़त्म हो गई। कुछ शिकारी चले गए और कुछ शिकारी वहीं ठहर गए। शायद वो ज़्यादा पी गए थे। 3 बजे के करीब अचानक फायर की आवाज़ सुनकर पूरा घर जाग उठा। कई बड़ी बड़ी टार्चें रोशन हो गईं। देखा गया कि लॉर्ड माइकल राइफ़ल संभाले हुए खड़े हैं। रॉबर्ट ने अचानक दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया। अरे जालिम, उसने उनके सर और तूंद पर घोंसे बरसाते हुए कहा, तूने उसे मार डाला। बच निकला, साफ बच निकला। घोंसों की परवाह किए बगैर लॉर्ड ने राइफ़ल संभाल कर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की और सरगोशी जैसे अंदाज में बोले, बड़ा शातिर है, ज़ख्मी हो गया है। अगर अभी ठिकाने नहीं लगाया गया तो आदमखोर बन जाएगा। आदमखोर के बच्चे, मैं तुझे खा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। तूने मेरे डेज़ी पर गोली चलाई है, अब यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। रॉबर्ट चीखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई खौफनाक अक़दाम करता, लोगों ने बीच में पड़कर दोनों को अलग कर दिया। बाहर गली में फायर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था और शोर-गुल की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, जबकि अंदर से जोलिया के रोने की आवाज़ें आ रही थीं और इन आवाज़ों के दरमियान कभी कभी डेज़ी की तेज़ किस्म की आहें, कराहें और सिसकियां भी सुनाई दे जाती थीं। जल्द ही हर तरफ लोगों के सर ही सर नज़र आने लगे। लॉर्ड माइकल भी किसी हद तक सूरत हाल को समझ चुके थे और पशेमान थे कि उन्होंने अपनी नाक की गलत बयानी पर डेज़ी को अपनी गोली का निशाना बनाने की कोशिश की। वो बार बार अपनी गलती पर माफ़ी मांग रहे थे और हाथ जोड़ जोड़ कर अपना कसूर माफ़ कर देने की दरख्वास्त कर रहे थे।
लॉर्ड माइकल जो एक दिन के लिए वहां आए थे 10-12 रोज़ तक मुकीम रहे। उन्होंने रॉबर्ट को मुतमईन कर दिया कि इनका ये इक़दाम मुजरमाना नहीं था। उन्होंने जोलिया और रॉबर्ट से ख़ुद को सच्चे दिल से माफ़ करवा लिया। दिलों की सफाई के साथ साथ रॉबर्ट ने भी लॉर्ड माइकल को शेर की चर्बी का राज बता दिया। चुनाचे जब डेज़ी हस्पताल से अपनी टांग कटवा कर घर पहुंचा तो प्यार करने के बहाने लॉर्ड माइकल ने उसे सूंघ सूंघ कर बेहाल कर दिया और शायद अभी 10-20 बार प्यार और करते, लेकिन डेज़ी भयानक अंदाज में घुराने लगा, जिसके बायस उछल कर वो एक तरफ को हो गए और गैर अरादी तौर पर उनका हाथ फिर अपनी राइफ़ल की तरफ चला गया। एक बार फिर वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा से हो गए और खसियानी हंसी हंसने लगे। माँ बाप दोनों ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से डेज़ी को समझाया कि उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं हैं। अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो किसी न किसी दिन उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। 6 साल की नन्ही सी जान इन बातों को भला क्या समझती। बेचारा बिस्तर पर पड़ा माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहा और तसव्वुर ही तसव्वुर में बिल्ली पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, जो एक दिन उसके हर वार को नाकाम बनाकर दरख्त पर जा बैठी थी। उस वाक़या से पहले वालिदैन का ख्याल डेज़ी को स्कूल में दाखिल करवाने का था, लेकिन एक टांग कता हो जाने के बायस उन्हें अपने ख्याल में थोड़ी सी तरमीम करनी पड़ी और टांग कटते ही उन्होंने डेज़ी को घर ही में पढ़ाने का इरादा कर लिया। जोलिया का ख्याल था कि डेज़ी के लिए बैसाखी का इंतज़ाम किया जाए, जबकि उसके शोहर ने इस बात को ये कहकर रद्द कर दिया कि डेज़ी का लंगड़ा रहना हमारे और ख़ुद डेज़ी के लिए बाइस रहमत साबित होगा। दूसरों के रहमो करम का मोहताज होने के बायस अब डेज़ी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। 6-7 साल बाद जब कुछ बाशऊर हो जाएगा और भले बुरे में इम्तियाज़ करने लगेगा, उस वक़्त बैसाखी का इंतज़ाम करना मुनासिब होगा। 1.5 टांग का डेज़ी अब रॉबर्ट और जोलिया के लिए कोई मसला नहीं था। रात दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। ट्यूटर पढ़ाने को आता तो दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता। जब ट्यूटर चले जाते तो दोबारा लेट जाता। इस तरह खाने पीने या दीगर ज़रूरियात से फ़ारिग होने के लिए थोड़ी देर को पलंग से उठता। उसकी ये हालत देखकर जोलिया का दिल भर आता। काश वो डेज़ी की कुछ मदद कर सकती। एक रोज़ सुबह सवेरे पड़ोस से चीखने चिल्लाने की दहशतनाक आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जोलिया सुबह की इबादत के लिए गिरजा जाने की तैयारी कर रही थी। वो सीधी अपने सोए हुए शोहर के पास पहुंची और उसे नींद से बेदार किया। शायद मिस्टर अल्बर्ट चल बसे, बहुत दिनों से बीमार थे। रॉबर्ट ने सीना पर उंगली से क्रॉस का निशान बनाते हुए करवट बदली और चादर तान कर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब शोर-ओ-गल की आवाज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हो गईं तो मजबूरन उठकर बैठ गया। कोई ख़ास बात मालूम होती है। इसने शोर-ओ-गल में मिले हुए खौफ का एहसास करते हुए कहा और जूता पहनकर बाहर भागा। जब वो वापस आया, जोलिया ने उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई देखकर या खुदा खैर कहती हुई उसके पास आ गईं, जो फटी फटी निगाहों से मुसलसल उस कमरे की तरफ देख रहा था जहां डेज़ी सोया हुआ था। उसने आहिस्ता से रॉबर्ट का कंधा हिलाया। क्यों, क्या बात है? कमरे से नज़र हटाकर रॉबर्ट ने पूछा। रात को डेज़ी का कमरा बंद था ना? हाँ, मैंने खुद ताला लगाया था। रात भर ताला लगा रहा। बस गिरजा के घंटा की आवाज़ सुनकर बाहर आई हूँ और बाहर आते ही दरवाज़े को बाहर से बंद कर दिया। आखिर बात क्या है? मैं एक नज़र कमरे को देखना चाहता हूँ, उसने कहा और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। डेज़ी बेखबर खर्राटे ले रहा था। कमरे में 2 बड़े रोशनदान थे जिन तक पहुंचने के लिए एक बड़ी सीढ़ी की ज़रूरत थी।
दूसरी जानब खिड़की थी जिसमें लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थीं और कोई सलाख भी ऐसी नहीं थी जिसे आसानी के साथ अलहदा किया जा सके। फिर सलाखें इस कदर करीब थीं कि जब तक बैक वक़्त 2-3 सलाखें ना निकाली जाएं, उस वक़्त तक किसी का बाहर निकलना या अंदर आना नामुमकिन था। कमरा की दीवारें पुख्ता थीं, उन पर चूने का प्लास्टर था। फर्श पर खूबसूरत संगमरमर के टुकड़े जुड़े हुए थे। एक कोने में छोटी सी नाली थी जिसमें लोहे की मजबूत जाली लगी हुई थी। उससे कोई चूहा तक कमरे में अंदर दाखिल ना हो सकता था। कमरे का खूब अच्छी तरह जायज़ा लेने और अपना इत्मीनान करने के बाद रॉबर्ट थका थका सा नज़र आने लगा और उसी कमरे में दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गया। देखो जोलिया, उसने जैसे कहीं दूर से कहा, अब तक हम बड़ी गलत फहमी का शिकार रहे हैं। डेज़ी पर शेर की चर्बी से ज़्यादा शेर की रूह का असर मालूम होता है। अगर ये किसी रूह के ज़ेरे असर ना होता तो हरगिज़ ऐसे मुहैरुल अकूल काम ना करता। लाल हवेली के नुक्कड़ पर चौकीदार की लाश पड़ी है। शहर के वस्त में कोई भी जंगली दरिंदा अंदर आने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये काम लाजमी तौर पर इसी रूह का है जो डेज़ी पर सवार है और ताले में बंद रखने के बावजूद डेज़ी से मुसलसल दरिंदगी के काम करवा रही है। इंसान बड़े बड़े दरिंदे का मुकाबला कर सकता है, लेकिन रूहों के मामले में बड़ा बेबस है। काश लॉर्ड माइकल की गोली ने इस 1.5 टांग की बला को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया होता। उन्होंने ठीक ही कहा था, ये ज़ख्मी होकर आदमखोर बन जाएगा। वो चंद लम्हों के लिए सांस लेने को रुका और फिर बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद डेज़ी को जहर देकर मार डालें? जोलिया को ऐसा महसूस हुआ गोया किसी ने उसे आसमान की बुलंदी से ज़मीन पर फेंक दिया हो और वो तेज़ी से नीचे और नीचे और नीचे गिरती जा रही हो। अगले रोज़ दोपहर उसने डेज़ी को खूब नहलाया, नए कपड़े पहनाकर और आँखों में काजल लगाकर नन्हा सा दुल्हा बनाया। फिर उसके फूले फूले सुर्खों सफ़ेद गालों पर बोसों की बौछार कर दी। जब से उसके शोहर ने डेज़ी को जहर देने की बात की थी, उसकी आंखों से सावन भारों की झड़ी जा रही थी। उसे पहले ही इस बात का खदशा था कि डेज़ी का क्या हशर होगा। अब तो इसे पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, डेज़ी को बचाना नामुमकिन है। लेकिन वो बहरहाल माँ थी। किसकी मिजाल थी कि डेज़ी को बुरी नज़र से देखे। डेज़ी तक पहुंचने के लिए उसके हर दुश्मन को पहले उसकी लाश से गुजरना होगा। फिर जैसे इस ख्याल से उसे किसी हद तक सुकून सा महसूस हुआ। रात तुम बाहर गए थे? उसने डेज़ी को अपनी गोद में बिठाकर पूछा। डेज़ी ने असबात में सर हिला दिया। क्या किया था तुमने? मुझे प्यास लग रही थी, बड़ी प्यास लग रही थी। बाहर एक आदमी मिला, बड़ी बड़ी मूँछों वाला। कहने लगा, पी लो, पानी पी लो। मैं पीने लगा तो उसने मुझे बहुत मारा और हाय हाय करने लगा। फिर वो सो गया, वहीं पड़े पड़े सो गया। मैंने कहा, अच्छा अब हम भी सोएंगे, गुड नाइट। फिर घर आकर मैं भी सो गया। बाहर किधर से गए थे? नाली से। वो पानी वाली नाली है ना अपने कमरे में। वो लपक कर कमरे में पहुंची और नाली के पास जाकर हैरत से उसका छोटा सा सुराख देखने लगी। डेज़ी भी पीछे ही पीछे एक टांग और दोनों हाथों से उछलता हुआ कमरे में आ गया था। जोलिया को नाली की तरफ देखते हुए कहकहे मारकर हंसा। फिर आगे बढ़कर उसने नाली की लोहे वाली जाली बाहर खींच ली। आहिस्ता से उसे फर्श पर रखा और ख़ुद नाली के अंदर जाकर इस तरह लेट गया जैसे कोई बड़ा जादुई कारनामा दिखा रहा हो।
डेज़ी की इस अदा पर जोलिया को इस कदर खुशी हुई कि वो ये तक भूल गई कि डेज़ी ने किसी का खून पिया है, बल्कि उल्टा उसे हंसी आने लगी। वो समझती थी कि उसके शोहर को नाली का राज मालूम हो गया तो वो भी उसी की तरह खुशी से खिल उठेगा। लेकिन उसे नहायत हैरत हुई जब उसके शोहर ने खुश होने की बजाय सारी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। क्यों, तुम्हें कुछ खुशी नहीं हुई? खुशी? रॉबर्ट ने उसे गसीली नज़रों से घूरा। इस बात की खुशी कि तुम्हारे लाडले ने चौकीदार का खून किस खूबसूरती से पी लिया। भरपूर तंज को बर्दाश्त करते हुए वो बोली, मेरा मतलब ये है कि रूह का असर ना होने की खुशी। तुमने कहा था कि इंसान बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन रूहों के मामला में बिल्कुल बेबस है। कहा होगा, उसके शोहर ने उखड़े हुए अंदाज में जवाब दिया। रूहों के असर की इस्लाह की तो उम्मीद भी की जा सकती थी, लेकिन अब तो किसी किस्म के इलाज का सहारा नहीं रहा। फिर उठकर खड़े होते हुए उसने फैसला कुन अंदाज में कहा, अपने चहीते का कमरा आज ही तब्दील कर दो। जोलिया बोली, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इंतज़ाम कर चुकी हूँ। 4-5 रोज़ के अंदर ही अंदर उसने डेज़ी की बेचैनी को महसूस कर लिया। एक रोज़ डेज़ी को इतना तेज़ बुखार चढ़ा कि ट्यूटर की छुट्टी करना पड़ी। अगले दिन प्यास की शिद्दत में बेहद इजाफा हो गया। उससे अगले दिन तो ऐसा लगता था गोया समंदर जैसी प्यास हो। जोलिया जानती थी कि यह किस किस्म की प्यास है। वो ये भी जानती थी कि इस प्यास को बुझाने वाला सिर्फ एक ही मशरूब है, ताज़ा ताज़ा इंसानी खून। पल आखिर उसकी ममता गालब आ गई। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने लाडले की प्यास बुझाएगी, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही से क्यों ना हाथ धोना पड़े। खामोशी से बावर्ची खाने में जाकर उसने एक बड़ी छुरी ली, दूध का ख्याली प्याला उठाया और फिर अपने हाथ की एक रग काटकर अपने गाढ़े गाढ़े खून से इस प्याले को भर दिया। उसके बाद बहुत इत्मीनान के साथ अपने ज़ख़्म पर लुबान छिड़क कर उसके ऊपर रुई रख दी और मजबूती से एक पट्टी बांध दी। कमज़ोरी और निकाहत की वजह से उसका सर चकरा रहा था, मगर उसने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी और जैसे तैसे प्याला उठाकर डेज़ी के पास ले गई और उसे डेज़ी के गर्म होंठों से लगा दिया। डेज़ी प्याले पर इस तरह झपटा कि उसने एक ही सांस में आधा प्याला खाली कर दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चुस्कियाँ लेता रहा, यहाँ तक कि उसने पूरा प्याला खाली कर दिया। अब क्या हाल है बेटा? उसने डेज़ी के माथे पर प्यार के साथ हाथ रखकर कहा। कुछ कहने की बजाय डेज़ी के होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उसने बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ अपना सर जोलिया की गोद में रख दिया और चंद लम्हों में गहरी नींद सो गया। जोलिया को डेज़ी की तिश्नगी का इलाज मालूम हो गया था, लेकिन उसके बदन में इतना खून कहाँ था कि तवील अरसा तक इस गाड़ी को खींच सकती। 2 दिनों में ये आलम हो गया था कि थोड़ी दूर चलती तो चकरा कर बैठ जाती। शोहर भी जोलिया की इस सूरत हाल को देखकर परेशान हो रहा था, लेकिन जब मुआलिज ने खून की कमी पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए ये बताया कि उसकी बीवी का खून तेज़ी के साथ गायब होता जा रहा है, तो बड़ी हद तक रॉबर्ट की समझ में सब कुछ आ गया। ये सब कुछ डेज़ी का किया धरा है, उसने सोचा। उसे जोलिया की ममता का ख्याल आया, जिसने औलाद की मोहब्बत में, और वो भी डेज़ी जैसी औलाद की मोहब्बत में डूबकर अपनी ज़िंदगी तक को दाव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। एक वो था जिसने बच्चे से मोहब्बत करना तो दरकुनार, उसे जहर देने तक के मतलब सोच लिया था। जोलिया की इस कुर्बानी से वो कुछ ऐसा मुतासर हुआ कि जब घर पहुंचा तो उसकी बगल में एक मोटा ताज़ा खरगोश दबा हुआ था।
माँ बाप दोनों ने बड़े प्यार से डेज़ी के कमरे में खरगोश छोड़कर कमरे के दरवाजे बाहर से बंद कर लिए और ख़ुद झुर्रियों से अंदर झांकने लगे। वो अपनी आंखों से डेज़ी को शिकार पर झपटते और उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून पीते हुए देखना चाहते थे, लेकिन लम्हा ब लम्हा उनकी आरज़ुओं पर ओस पड़ती चली गई। डेज़ी ने खरगोश को देखा, एक दो बार उसके ऊपर घुराया, एक बार तो बिस्तर से भी उठकर बैठ गया, लेकिन फिर हमला करना शायद अपनी शान के ख़िलाफ़ समझा और दोबारा तकिए पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद अभी इसे भूख नहीं लगी होगी। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कहा, फिर दरवाजे से हटकर किचन में पहुंच गए, जहां देर तक मोहब्बत भरे अंदाज में शोहर शिकवा शिकायत करता रहा कि जोलिया ने डेज़ी के मामले में उसे एतमाद में क्यों नहीं लिया। फिर दबे दबे लहजा में उसने बताया कि वो भी डेज़ी से मोहब्बत करता है और किसी कीमत पर यह नहीं चाहता कि डेज़ी को दुश्मनों से नुकसान पहुँचे। बातें करते करते तारीकी फैलना शुरू हो गई थी और मोहल्ला के गिरजाघर से घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उठकर डेज़ी के कमरे की तरफ चल दिया ताकि झांक कर एक आंख देख ले कि उसे भूख लगी है कि नहीं और आया उसने अपनी प्यास बुझा ली या नहीं। सहन में उसके पाँव से टकरा कर कोई सफ़ेद सी चीज़ उछलकर एक तरफ भाग गई। खरगोश, यकीनन ये खरगोश ही था जो गुसल खाने के करीब अपने पंजों से ज़मीन को खोदने की कोशिश कर रहा था। सामने डेज़ी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसका बिस्तर खाली नज़र आ रहा था। पहले उसने डेज़ी को कमरे में देखा, फिर घर में इधर उधर तलाश किया, फिर जोलिया को डेज़ी के बारे में ज़रूरी हदायत देता हुआ उसे तलाश करने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन डेज़ी कहीं नहीं था, ना गलियों में, ना सड़कों पर, ना आबाद इलाका में, ना वीरान मुकामात पर। लोगों से पूछते हुए रॉबर्ट घबरा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि डेज़ी जब भी बाहर निकलता है कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आता है। वो नहीं चाहता था कि डेज़ी लोगों की नज़रों पर आए। इधर उधर तलाश कर करके वो थके थके कदमों से रात गए अपने घर वापस आ गया। डेज़ी अभी तक वापस नहीं आया था। जोलिया आंखों में आंसू भरे मुंतज़िर बैठी हुई थी। शोहर को अकेले वापस आते देखा तो निढाल होकर वहीं फर्श पर बैठ गई। जैसे तैसे उसके शोहर ने उसे बिस्तर पर लाद कर डाला। जोलिया होश में आई तो देर तक बहकी बहकी बातें करती रही। बमुश्किल तमाम उसके हवास बहाल हुए। फिर दोनों ने पूरी रात डेज़ी के इंतज़ार में गुजार दी। घर का दरवाज़ा एक लम्हा के लिए भी बंद नहीं किया गया कि शायद किसी वक्त डेज़ी आ जाए। लेकिन पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। धूप फैल गई, दुनिया का कारोबार शुरू हो गया और डेज़ी वापस नहीं आया। इसी दौरान में जोलिया पर गशी के कई दौरे पड़े। चीखें मार मार कर बेहोश हो गई। फिर दोपहर के बाद उसे अजीब सा सब्र आ गया। अब लाश आएगी अपने डेज़ी की। वो अपने फटे फटे दीदे निकाल कर कहती, उसे प्यास लगी होगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो किसी आदमी के पास गया होगा और उस जालिम ने मेरे डेज़ी को मार डाला होगा। उसने अपने शोहर से फिर कहा, तुम देख लेना, थोड़ी देर में उसकी लाश आ जाएगी और सब कहेंगे गम ना करो, जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली। वो और ज़्यादा बहकने लगी। मैं कहती हूँ तुम हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहोगे? जाकर कफन दफन का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? वक़्त के वक़्त क्या करोगे? लेकिन कफन दफन की नौबत नहीं आई। अगली रात 12 बजे के करीब डेज़ी अपने पिछले कमरे में सुराख के रास्ते वापस आ गया। उसके मुंह में एक 6-7 माह का बच्चा दबा हुआ था जो बेहोश मालूम होता था।
खुद जोलिया या उसके शौहर रॉबर्ट ने डेज़ी से बच्चा छीनने की कोशिश नहीं की। उसकी बजाय उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जल्दी जल्दी घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और ख़ुद कमरे के कवाड़ों की झिरी से लगकर डेज़ी की मासूमाना हरकत देखने लगे। ग़ल्बन उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। डेज़ी ने बच्चे को पलंग के पास ज़मीन पर डाल दिया। उसके सीना पर कान रखकर दिल की धड़कन सुनी। फिर जानवरों की तरह उसके मुंह को इधर उधर से सूंघा। फिर आंखें बंद करके अपने पलंग पर लेट गया। दोनों मियाँ बीवी को चंद लम्हों के लिए सांप सूंघ गया था। डेज़ी के इस फेल से उन्हें कोई भी खुशी हासिल नहीं हुई। वो तो कुछ और देखना चाहते थे। उन्हें तो डेज़ी से इससे भी बड़ी तवक्को थी। डेज़ी ने पलंग पर लेटकर उनकी सारी तमन्नाओं का खून कर दिया था। अचानक उनकी मायूसी खुशी में तब्दील हो गई। फर्श पर बैठा हुआ बच्चा कुलबुलाया और उसके मुंह से रोने की आवाज़ निकली। उसके साथ ही बिजली की सी तेज़ी से डेज़ी तड़प कर उछला और अपने दांत उसी बच्चे के गले में गाड़ दिए और बड़े इत्मीनान के साथ इस तरह चुस्कियां लेने लगा जैसे कोई अपना पसंदीदा चीज़ पी रहा हो। माँ बाप के हाथों और पाँव पर लर्ज़ा तारी हो गया, खुशी का लर्ज़ा। यह उनके लिए बिल्कुल अनोखा तजर्बा था कि खुद इंसान इस तरह भी कर सकता है। जोलिया का शौहर तो लरसता और कांपता हुआ वहीं बैठ गया, लेकिन जोलिया वैसे ही खड़ी रही और डेज़ी को बच्चे का खून पीते हुए देखती रही और मुस्कुराती रही। शायद दिल ही दिल में उसने खुदा का शुक्र भी अदा किया हो। दोनों मियाँ बीवी ने यह साबित कर दिया कि इंसान कितना खुद गर्ज होता है। वो अपने जिगर गोशा की भूख और प्यास मिटाने के लिए दूसरों के जिगर गोशों की हलाकत पर भी खुश होता है। डेज़ी तो खून पीकर गहरी नींद सो गया, लेकिन अपने माँ बाप के लिए लाश को ठिकाने लगाने का काम छोड़ गया। बलाखिर जोलिया ने इस मसले का हल तलाश कर लिया। वो बावर्ची खाना से एक बड़ी सी छुरी ले आई। सबसे पहले उसने मुर्दा बच्चे के हाथ पांव जिस्म से अलग किए, फिर गर्दन काटी और पेट को फाड़ कर आंतें वगैरह निकाल कर एक तरफ रख दी। फिर बड़े माहराना अंदाज में खाल अतार कर गोश्त के बड़े बड़े पार्चे एक तश्त में जमा कर लिए और इस सारे अरसा में रॉबर्ट पहरादारी के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। इस सुबह को इन लोगों ने खूब मज़ेदार किस्म का नाश्ता किया। भुना हुआ गोश्त, गोश्त की तह पर लीमू का अर्क छिड़का हुआ और इस पर छिड़का हुआ नमक और स्याह मिर्च। इस दिन पहली बार उन्हें मालूम हुआ कि खाना तो यही है। ऐसा जायका, ऐसी लज्जत, इस कदर लतीफ़। अफसोस उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तवील हिस्सा फजूल रवायती खानों में ज़ाया कर दिया। इस महरूमी का तदारक इसी तरह हो सकता था कि अब किसी वक्त भी उनका दस्तरखान इस नेमत उज़्मा से खाली ना रहे। इसके साथ ही डेज़ी की सेहत और ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी हो गया था कि इस नेमत का रोज़मर्रा इस्तेमाल किया जाए। इसी शाम को जोलिया का शौहर ये इत्तला लेकर आया कि दूर 3-4 मील की दूरी से एक बच्चा उठाकर लाया है। दूसरी इत्तला रॉबर्ट ने यह दी कि वो बस्ती के बाहर मज़ाफ़ात में अपने फार्म के कुर्बो जवार में एक मकान देखकर आया है। अब जल्द अज जल्द वहाँ मुंतकिल हो जाना चाहिए ताकि आराम के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके। और तीसरी सबसे अहम और मज़ेदार ख़बर उसने ये दी कि मोहल्ले का पादरी डेज़ी की खैरियत मालूम करने के लिए आया है। जोलिया गुनगुनाती हुई किचन में ज़रूरी इंतज़ाम करने चली गई और रॉबर्ट पादरी को डेज़ी से मिलवाने के लिए अंदर ले आया। 10 बजे के करीब फ़ादर डेविड डेज़ी के कमरे में दाखिल हुए और 10:30 बजे जोलिया फ़ादर डेविड के जिस्म के कतले तैयार कर रही थी। डेज़ी तो कब का अपनी प्यास बुझाकर गहरी नींद सो चुका था। अलबत्ता जोलिया का शौहर उसका हाथ पटा रहा था, लेकिन उसे भी नींद के झोंके आ रहे थे।
आज तुम्हें अभी से नींद आ रही है? जोलिया ने फादर डेविड के गुर्दे और कलेजी निकालकर एक तरफ रखते हुए रॉबर्ट से पूछा। जवाब में रॉबर्ट ने एक गहरी जमाई ली और बड़े शायराना अंदाज में गर्दन झटक कर बोला, नींद नहीं, नशा चढ़ रहा है पादरी के खून का। मैंने सोचा डेजी की तरह आज मैं भी थोड़ा सा लहू चख कर देखूं। तुम्हारी कसम जोलिया, मज़ा आ गया। ऐसा मज़ा जैसे पूरी 100 बोतलें पी हों। जोलिया को अपनी तवील अज़दवाजी ज़िंदगी में पहली बार अपने शोहर की खुद गर्जी पर गुस्सा आया था। अकेले ही मशरूब पी गया और इसे इस तरह नज़रअंदाज कर दिया गोया घर में इसकी कोई हैसियत ही ना हो। उसे रॉबर्ट की पिछली खुद गर्जियाँ एक एक करके याद आनी शुरू हो गईं। फिर एक अजीब सी ख़तरनाक ख्वाहिश उसके दिमाग में कुलबलाई। दिल चाहा कि ऊँघते हुए शोहर की गर्दन दबोचकर उसका सारा खून चूस ले। फिर अपनी इस बेहुदा ख्वाहिश पर खुद ही मुस्कुराई। तौबा तौबा, उसने चाप की बोटियां एक तरफ रखते हुए दिल ही दिल में कहा। मेरे दिमाग में भी कैसे गंदी और शैतानी वसवसे आते हैं। ऐसी बातें तो सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जिन्हें दोज़ख का ईंधन बनना हो। एक ही माह में पूरे शहर में तहलका मच गया। 18 मर्दों, 10 बच्चों और 3 औरतों का गायब हो जाना। ये ऐसा वाक़या नहीं था जिस पर पुलिस का महकमा खामोश तमाशाई बना रहता। पादरी की पुरअसरार गुमशुदगी सबसे ज़्यादा परेशान कुन थी। अवाम हैरानों परेशान थे कि शहर में कौन सी बला आ गई है। मजहबी लोगों का ख्याल था कि हमारे अमाल की बदौलत बलाएं नाज़िल हो रही हैं। औरतों का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि कोई शरीर, जिन, भूत या चुड़ैल शहर में सरगर्म अमल है। इस वक्त तक जोलिया अपने शोहर और डेज़ी के साथ पहला मकान छोड़कर कदरे वीरान इलाका में मुंतकिल हो चुकी थी। मौजूदा मकान छोटा होने के बावजूद आरामदेह और महफूज था। शुरू में तो शायद ही कोई ऐसी रात गुजरी हो जब इसके शोहर ने किस्मत के मारे किसी राहगीर का शिकार ना किया हो। बाद में 1-2 रातों का नागा भी होने लगा। इन वाक़यात की वजह से लोगों ने तन्हा इधर उधर घूमना भी छोड़ दिया था। पुलिस ने वाकई बेहद मेहनत की। हर इलाके में अपने सफ़ेद वर्दी वाले आदमी मुकर्रर किए। 2-3 कांस्टेबल जोलिया की हांडी की जीनत भी बने और इन कांस्टेबलों की गुमशुदगी से पुलिस को अंदाज़ा हो गया कि अगवा की इन वारदातों का ज़्यादा ज़ोर शहर के किस इलाके में है। अब ये पता लगाना बाकी था कि अगवा कंदगान कौन हैं, अगवा शुदगान को कहाँ ले जाया जाता है। आया कि उन्हें ग़ुलाम बनाकर समुंदर पार के जजीरों में मेहनत करने के लिए ले जाया जाता है या कोई और बात है। हर घर में तहखाने तलाश किए गए। जोलिया का शोहर ज़िद करके एक पुलिस इंस्पेक्टर और चंद कांस्टेबलों को अपने घर में लाया ताकि उसके घर की तलाशी लें, जहां उसने उन लोगों को सीख के गरम गरम कबाब भी खिलाए जो गुज़िश्ता शब इस इलाका में मुतय्यन हेड कांस्टेबल के गोश्त से तैयार किए गए थे। उस बेचारे ने रात को बुज़दिली की वजह से खुद ही रॉबर्ट के घर में सोने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। बेचारे को क्या मालूम था कि अगली सुबह उसके कबाब तैयार करके उसके साथियों को खिलाए जाएंगे। इसी असना में लॉर्ड माइकल शिकार की एक तवील मुहिम से अपनी जागीर पर बहुत मसरूर होकर वापस आए, क्योंकि उनकी मौजूदा मुहिम बहुत कामयाब रही थी। उनके साथ जो शिकारी थे वो उनकी महारत के इतने कायल हो गए थे कि एक शिकारी ने, जो मुसन्नफ़ भी था, लॉर्ड माइकल के कारनामों पर मुश्तमिल एक किताब भी लिखना शुरू कर दी थी। उसे यकीन था कि शिकारियात की दुनिया में लॉर्ड माइकल के कारनामे धूम मचा देंगे और वह इज़्ज़त और शोहरत और दौलत के बामे अरूज पर पहुंच जाएगा। चुनाचे वो भी लॉर्ड माइकल के साथ उनके महल में मुकीम था। लोगों की गुमशुदगी के मतलब लॉर्ड ने अपनी मुहिम के दौरान कुछ बातें इधर उधर की सुनी थीं।
घर वापस आकर उन्हें तफसील से तमाम वाक़यात मालूम हुए। वो थोड़े बहुत हैरान भी हुए, लेकिन उन्होंने इन बातों को इतनी अहमियत भी ना दी। दरअसल उनका मैदान ही दूसरा था। उन्होंने गलती से भी ये ना सोचा कि ये हरकतें रॉबर्ट, जोलिया और उसके खौफनाक बेटे डेज़ी की हो सकती हैं। अलबत्ता एक बार जब वो मुसन्निफ़ को अपने शिकार का एक वाक़या लिखवा रहे थे, जब उन्होंने महज शेर की बू सूंघ कर एक शेर को पहली ही गोली में ढेर कर दिया था, तो उन्हें डेज़ी याद आ गया। दुनिया का जीता जागता अजूबा, जिसकी पैदाइश शेर की चर्बी की मरहूने मन्नत थी और जिसके जिस्म से बिल्कुल शेर जैसी मखसूस बू आती थी, जो शायद उनका पहला और आखिरी शिकार था जब उनका निशाना चौक गया था। डेज़ी की याद आते ही उन्हें उसके बाप रॉबर्ट की याद आ गई, जो उनके पुराने रफ़ीक थे, और उसकी याद आते ही लॉर्ड माइकल का दिल उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। एक हफ़्ता के बाद लॉर्ड माइकल मुसन्निफ़, शिकारी और 3-4 दूसरे दोस्तों के साथ रॉबर्ट के मकान पर होते हुए उसके नए मकान पर पहुंच गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। डेज़ी अब 8 साल का था, लेकिन ऐसी आला तंदुरुस्ती और इतनी शानदार अठान थी कि 11-12 साल का नज़र आता था। शेरों वाली मखसूस बू अब भी उसके जिस्म से आती थी, बल्कि पहले से कुछ ज़्यादा ही आती थी। वो लोग देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ उन अगवा कनंदगान का भी जिक्र आया जो शहर में तहलका मचाए हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि किसी भी मौजू पर लॉर्ड माइकल की तरफ से दिलचस्पी का इजहार नहीं हो रहा था। इसकी बजाय उनकी शिकारी हिस्स ने उन्हें बेचैन व मुस्तरब कर रखा था। उनको अपने जिस्म की एक एक रग में एक अजीब सी सिनसनाहट महसूस हो रही थी। वो डेज़ी को उसकी तमाम तर ज़ाहरी मासूमियत और कटी हुई टांग के बावजूद ज़हनी तौर पर इंसान समझने या उसके लिए हमदर्दी महसूस करने को हरगिज़ तैयार ना थे। उनके दिमाग में हलचल मची हुई थी। दिल अजीब तरह से सीने में धड़क रहा था। वो खुद ये सोचकर परेशान हो रहे थे, आखिर इस इज़्तिराब का सबब क्या है। दोपहर का खाना उनके सामने आया तो उन्हें अपनी बेचैनी का असल सबब मालूम ना हो सका, लेकिन साथ ही साथ चौंक भी गए। हुआ यूं कि उन्होंने पहला ही लुकमा मुंह में रखा था कि उन्हें ज़ोर की उबकाई आ गई और वह मुंह पर हाथ रखकर नहायत भयानक आवाज़ निकालते हुए बाहर की तरफ भागे। दीगर मेहमान इसी तरह चटखारे लेकर खाते रहे। ऐसा पुरज़ायका खाना था गोया सूर के गोश्त में हिरन का गोश्त मिलाकर स्विट्ज़रलैंड के ज़ाफ़रान से गूंदा गया हो, फिर उनकी नए सिरे से बोटियां बनाकर क्यूटे के छींटे मारे गए हों। हर शख्स खाना का जायका से लुत्फ़ उठाने और बढ़ चढ़कर हाथ मारने में ऐसा मस्तो बेखूद था कि किसी को लॉर्ड माइकल की कमी का एहसास ना हुआ। खाना ख़त्म होने के बाद यकायक मुसन्निफ़ शिकारी ने लॉर्ड माइकल की कमी महसूस की। फिर सारा कमरा उनकी आवाज़ों से गूंजने लगा। लॉर्ड माइकल कहाँ हैं? चंद ही लम्हों में कमरे की ये गूंज पूरे शहर में फैल गई। लॉर्ड माइकल कहाँ हैं? कहाँ हैं लॉर्ड माइकल? अचानक पूरे शहर को फ़ौजी दस्ता ने घेर लिया। सबसे ज़्यादा अहमियत इस वीरान इलाके को दी गई जहां लॉर्ड माइकल गुम हुए थे। पुलिस की भगियां इधर उधर दौड़ने लगीं। घुड़सवार सिपाही भी घोड़ों की टापों से इस वीराने को रौंदने लगे। शाम के वक़्त जब लॉर्ड माइकल के साथ आई हुई मेहमानों की टोली वापस जाने लगी तो जोलिया के शोहर ने आंसुओं से लबरेज आँखों और भराई हुई आवाज़ के साथ इन लोगों से इल्तिजा की, मुनासिब समझें तो खाना खा कर जाएं। परेशानी के बायस हम लोग आपकी शान के मुताबिक तो कोई काम ना कर सके, लेकिन दिल चाहता है कि लॉर्ड माइकल के अहबाब हमारे गरीब खाने से भूखे ना जाएं। इस आलिम में किस कमबख्त को भूख लग सकती थी?
लेकिन ये बात भी शान के ख़िलाफ़ थी कि मेज़बान की दरख्वास्त को रद्द कर दिया जाए। सरगोशियों में एक दूसरे से मशवरा करके ये फ़ैसला हुआ कि एक दो निवाले खाकर मेज़बान का दिल रख लें। वो सब के सब खाने की मेज़ पर जा बैठे, जहाँ दावत जैसा एहतमाम तो ना था, लेकिन शराब की बोतलें और बड़ी बड़ी काबों में ज़ाफ़रानी चावल और गोश्त से भाप उठ रही थी। उन्होंने खाना शुरू किया तो खाते ही चले गए। ये खाना किसी जन्नत अर्ज़ी का नायाब तोहफ़ा था। एक एक चावल मुश्को ज़ाफ़रान में डूबा हुआ मालूम होता था, और फिर ऐसा गज़ब का गोश्त। सब दिल ही दिल में इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि ऐसे ज़ाफ़रानी चावल उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। काबों पर काबें चली आ रही थीं, और वो लोग जो मेज़बान का दिल रखने के लिए खाने पर तैयार हुए थे, शराब के जाम चढ़ाए जाते थे। ज़ाफ़रानी चावल के हर लुक़मा के साथ लॉर्ड माइकल के जिस्म का थोड़ा बहुत हिस्सा भी हलक से नीचे उतारते जाते थे। हकाम की एहतियाती तदाबीर के बायस इन लोगों को नया शिकार मिले बगैर 10 दिन गुजर गए थे। 2-1 दिन तक उन्होंने मुख्तलिफ़ जानवरों का गोश्त खाने और खून पीने की कोशिश की, लेकिन वैसी लज्जत कहाँ। पेट की दोज़ख तो जैसे तैसे भर गई, लेकिन वो यही महसूस करते रहे जैसे वो सदियों से भूखे हों। फिर उन्होंने एक दूसरे को खा जाने वाली खूनखार नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। अब इनमें कोई किसी का दोस्त और हमदर्द ना था, ना कोई बेटा था और ना इसके माँ बाप। सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे से खौफ खा रहे थे। आपस में बातें करते करते अचानक वो जंगली जानवरों की तरह खौखियाने लगे और एक दूसरे पर अपनी भयानक खूनखार और प्यासी आंखें गाड़ देते। फिर जैसे उन्हें अपनी दरिंदगी का एहसास हो जाता, वो और आसमान की तरफ तकने लगते। डेज़ी बहरहाल बच्चा था, ना समझ और कम अकल। ज़्यादा अरसा तक सब्र ना कर सका और एक दिन उछलकर अपने डैडी की गर्दन पर सवार हो गया। जोलिया ने अपने शोहर की धम से गिरने की आवाज़ सुनी तो भागी भागी आई और दम तोड़ते हुए और बेबसी से इधर उधर हाथ मारते हुए शोहर की तरफ देखती रही। डेज़ी किस मज़े से चुस्कियां ले रहा था और उसका शोहर किस शदीद तकलीफ़ से दो चार होकर टूटे हुए सांस ले रहा था। फिर जैसे उसे भी ताब ना रही, वो भी बेकाबू हो गई और झपट कर उसने भी अपने शोहर की गर्दन की दूसरी तरफ अपने प्यासे दांत पूरी कुव्वत से कचकचा कर पेवस्त कर दिए। चंद ही लम्हों के बाद जोलिया और नन्ना लाश के पास अलग अलग बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अपने इस सफली कारनामे पर खजालत आमेज़ खी खी करके मनहूस हंसी हंस रहे थे। शोहर के खून का नशा ऐसा सवार हुआ कि जोलिया लाश के पास ही लेटकर सो गई। इस रात वो ख्वाब ही देखती रही। उसने अपनी शबे अरूसी देखी कि वो दुल्हन बनी बैठी है, उसका शोहर दूल्हा बना हुआ है, उसे फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहा है। फिर दोनों बेकाबू हो गए और इंतहाई जोशो खरोश के साथ एक दूसरे से बगलगीर हो गए और जोलिया ने इंतहाई मस्ती के आलम में अपने शोहर के गले में अपने दांत गाड़ दिए। बचाओ बचाओ, वो ख्वाब में चीख कर उठ बैठी। डेज़ी भी उसके करीब ही लेटा हुआ था। उसने फिर आंखें मूंद लीं और अब कुछ सोते और कुछ जागते में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में पड़े हुए उसके शोहर के जिस्म मुर्दा में जान पड़ गई है और वो तेज़ धार वाली छुरी उसे देकर कह रहा है, जिसने तुम्हारा सुहाग लूटा है उसे ज़िबा कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, उठो उठो। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और दोनों बाजू फैला दिए, जैसे अपने शोहर की आगोश में हमेशा के लिए छुप जाना चाहती हो। उसके होंठ कांपे और उसने बड़े दर्द भरे लहजा में शिकायत की, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे। वो उठकर बैठ गई।
लेकिन हवा के तेज़ झोंके के सिवा कुछ ना था। बगल में उसके शौहर का दिया हुआ तोहफा ज़रूर रखा हुआ था, किचन की बड़ी तेज़ धार छुरी। ये सोचने का वक़्त नहीं था कि छुरी वो खुद लाई थी या उसके शौहर की रूह वहाँ रख गई थी। एक सहरज़दा की तरह उसने छुरी को उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। एक तरफ डेज़ी गहरी नींद सो रहा था, दूसरी तरफ उसके शौहर की जर्द लाश पड़ी हुई थी। एक तरफ उसका सहाग था, दूसरी तरफ उसका अकलौता बेटा, जिसकी खातर उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अपना खून, अपना सुहाग, अपनी इंसानी खूबू तक। यकायक उसके जहन में आर्केस्ट्रा की धुन तेज़ हो गई और उसका शौहर गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ा। जोलिया ने अपना हाथ बुलंद किया और अपनी पूरी कुव्वत के साथ डेज़ी के सीने में छुरी घोंप दी। डेज़ी की खौफनाक चीख बुलंद हुई, मम्मी, बेटे डेज़ी। शौहर का ह्योला गायब हो गया था। अब कमरे में वो थी, शौहर की लाश थी और डेज़ी के सीने में पेवस्त छुरी थी और मम्मी मम्मी की सिसकियाँ। मेरे लाल, वो डेज़ी के तड़पते हुए जिस्म से लिपट गई। मेरे बेटे, मेरे डेज़ी, मेरी आँखों के तारे। उसने रोने की कोशिश की लेकिन आँखों के सारे आंसू खुश्क हो चुके थे। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसका दम घुट सा गया था। बमुश्किल उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, तुझे प्यास लग रही होगी मेरे लाल, ले अपनी प्यास बुझा ले, अपनी डायन माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। उसने अपने गले को नन्हे बच्चे के बेजान होंठों पर रख दिया। अचानक आर्केस्ट्रा दोबारा बज उठा। दूर से शौहर दुल्हा बना नजर आया। उसके हाथ में गुलदस्ता था। उसने छुरी को डेज़ी के सीने से निकालकर अपने सीने पर रख लिया और छुरी का दस्ता ज़मीन पर रखकर उसे दोनों हाथों से खड़ा करके सीना के बल खुद को छुरी पर गिरा दिया। छुरी का पूरा फल जोलिया के दिल में उतर गया। कानों में चुस चुस करके खून पीने की मध्यम आवाज़ें आईं। उसे एक अजीब सी ठंडक और एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ। कैफ के इस आलम में उसकी आंखें बंद हो गईं। जिस्म तड़पने लगा। हर तड़पन के साथ जिस्म का सारा बोझ उतरने लगा और वो नन्ही नन्ही चिड़ियों की तरह हल्की फुल्की हो गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान का कभी ना मिटने वाला नूर फैल गया। चीलों, कौवों और गिद्धों को मुंडलाते देखकर पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तो इसे ना सिर्फ 3 ताज़ा लाशें पड़ी हुई मिली, बल्कि मुख्तलिफ संदूकों और अलमारियों वगैरह से 300 से ज़्यादा इंसानी हड्डियां भी हासिल हुईं। कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। सामीने कराम, आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।